बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। इंतखाबात को हुए आज तकरीबन पूरा एक महीना हो गया, मगर इंतखाबात की शफाफियत पर जो सवाल उठाए गए थे वो इस वक्त भी जू के तू ही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद तो धांधली के इल्ज़ामात को मजीद कुछ तक़वियत ही मिली, क्योंकि इन फॉर्म्स में बेज़ाब्तियाँ साफ अयां नज़र आ रही थी। दूसरी जानिब 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें ना देने का फैसला सुनाया और हुक्म दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों से रजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोका और इस केस की समाअत कल हुई थी और 13 मार्च तक हुक्म इम्तना दे दिया कि हलफ बर्दारी नहीं होगी। मगर आज कौमी असम्बली में भी हुकूमती जमातों के अरकान ने मखसूस नशस्तों पर हलफ उठा ही लिया और इस्तब्दाल यह है स्पीकर साहब का कि अटर्नी जनरल साहब का ये मानना है कि ये अहकाम सिर्फ और सिर्फ पेशावर की हद तक है, KPK की हद तक है। किसी भी सूबे की हाई कोर्ट मरकज़ पर उसके अहकाम असरअंदाज नहीं होते। खैर, आगे तशरीज़ की बाकी है। बहरहाल पंजाब की मखसूस नशस्तों का मामला भी कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मगर आज नौ मुंतखब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हलफ से पहले ही नून लीग के अरकान ने शोर शराबे में मखसूस नशस्तों का हलफ उठा लिया। यानी अदालतों और कवानीन की अभी तशरीह होना बाकी, लेकिन काम हर लिहाज से जारी है। शायद हुकूमत को यह खौफ था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ही हलफ उठाते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुकर्रर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट की तरह कोई हुक्म इम्तना न दे दे। इसीलिए पंजाब असम्बली का इजलास जो दोपहर 3 बजे होना था, इसे सुबह सुबह बुला लिया गया और कहा गया जुम्मा है, शायद इसलिए सुबह सुबह बुला लिया गया। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान का कल इंतखाब होने जा रहा है और इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन की जानिब से महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार हैं। लेकिन आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने सदर के इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से बहरहाल इलेक्टोरल कॉलेज पूरा कर दिया गया। वोट का हक है या नहीं है, लेट्स सी, देखें क्या होता है। बहरहाल बैरिस्टर अली जफ़र ने यह कह दिया कि मखसूस नशस्तें मिल गई तो दोबारा सदारती इंतखाब को मुतालबा भी करेंगे, यानी चैलेंज करेंगे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने की वजह से सदारती इंतखाब की कानूनी हैसियत क्या है और क्या यह इंतखाब चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में वफाकी काबीना के हवाले से भी बात करनी है कि अभी तक क्यों नहीं तश्कील दे पाई और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, अब टेक्नोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं। क्या सियासी जमात ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून में अपना कोई बंदा नहीं है? इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा की खबरें चल रही है, मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर दाखिला होने की खबरें चल रही हैं, आर्मी एक्ट में तब्दीली की भी खबरें। ये तमाम चीज़ें सवालात के ज़रिए हम आपके सामने पेश भी करेंगे। मेहमानों से आप बात चलो जी। सैयद हसन मुर्तज़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त बड़ी तगड़ी आवाज़ है। बिलावल साहब के बाद पंजाब में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं जी, और सदारती इलेक्शन के हवाले से कोई शक नहीं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, सदीकुल फारूक नून लीग से, ये हमारे साथ होंगे। इन सबसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आगाज़ सदीकुल फारूक साहब से करते हैं और सदीकुल फारूक साहब का बहुत शुक्रिया, उनकी तबीयत नासाज है और इसके बावजूद हमारी दावत पर वो आए, आपका बहुत शुक्रिया। सदीक साहब, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आपके पास थ्रो करूँ, ऐसा क्यों मालूम हो रहा है नून लीग में शायद होश के नाखून वो अफराद ले रहे हैं जो या तो हार गए या उनके रुखसती के दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं। मुझे ये गुमान हुआ आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया और दीगर कुछ मुतालबात किए। पहले ज़रा वो सुन लें, फिर आपके सामने सवाल रखते हैं। एजाज चौधरी साहब जो जेल में है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया। वी आर प्राउड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन सर। इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। हम TTP से चाह के बात करते हैं काबुल में जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। जी सदीक साहब, कितना इत्तफाक करते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपकी टिकट पर सेनेटर हैं जी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फौरी रिहा किया जाए। TTP से बात हो सकती है, तो फिर इमरान खान से या PTI वालों से क्यों नहीं हो सकती? मुशाहिद हुसैन साहब के बारे में तासुर तो यही है कि वो अमूमन माकूल बात करते हैं। आज जो उन्होंने ये 2 बातें बिलखुसूस की हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और जो रिज़र्व सीट्स हैं वो उन्हें दी जाएं, तो क्या उन्हें मालूम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और उसने ये फ़ैसला किया है? तो हम क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो
इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम कर सकती है। अगर इस हवाले से कोई फैसला कर सकती है तो सुपीरियर कोर्ट्स हैं नंबर 1। तो ये उन्होंने बड़ा गलत मुतालबा किया है। दूसरी बात उन्होंने फरमाई है रिहा किया जाए। भाई उनको जो सज़ा मिली है उनको तो बड़े बुनियादी तौर पर ओपन एंड शट केसेस हैं। साइफर का केस ले लें, तोशाखाना का केस ले लें, अभी ये 190 मिलियन पाउंड का जो बरतानिया से पैसे आए हैं काला धन, वो केस ले लें। वो कह रहे हैं सियासी मुकदमात है ये। केसेस हैं। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अब चूँकि उनके ये दिन अब पूरे होने वाले हैं, 4 दिन रह गए हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि चलो ज़रा मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन के दिखाऊँ। ये सियासी केसेस, इसका मतलब ये है कि जितना मेरा उनके बारे में जो अच्छी राय थी कि वो हक़ाइक़ को सामने रखते हैं, ठीक, तो आज कुछ थोड़ी मुतासर हुई है कि वो हक़ाइक़ को सामने नहीं रख रहे। ठीक है। क्या वो केसेस देख नहीं रहे कि इन केसेस की क्या हैसियत है? अच्छा, सदीकुल फारूक साहब, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कानून मौजूद है? ठीक है सदीकुल फारूक साहब, कानून कानून मौजूद बिल्कुल है, मौजूद उन्होंने है, कहा था, मगर मेरा मुतालबा तो करने में मेरी तो कोई मर्जी। प्रॉब्लम नहीं। सदीकुल फारूक साहब, मैं वैसे एक सवाल पूरा रख देता यही तो हूँ। अर्ज मुतालबा किया। करने में तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ चीज कही है तो उससे मुतालबा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को कोई सजा हुई है या अदालत से कोई मुतालबा करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका उनके हवाले से वो तासुर क्यों खराब हुआ? तो मुतालबा तो करें तो जायज़ करें ना, उससे करें जिसका इख्तियार हो। ठीक, अगर वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो रिहा कर सकती है तो मुतालबा करें। ठीक, और अगर वो आदमी हो जैसे कायदे कानून का पता नहीं है, वो लाइल्मी में मुतालबा करे, तो मैं कह दूंगा यार लाइल्म आदमी है, चले छोड़े। ठीक, लेकिन एक वो आदमी जो दावा भी करे कि मैं जानता हूँ, और लोग भी कहें कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, और इसके बावजूद जानते हुए वो ये मुतालबा करे, जानते हुए कि ये नहीं हो सकता, तो मुझे ठीक है। अफसोस होगा। मैंने डेफिनेटली आपसे भी कुछ ऐसे सवाल भी करने हैं जो जानते बूझते भी आप लोग कर रहे हैं और मुतालबात के बगैर कर रहे हैं। मैं अभी वो सारे सवाल करता हूँ। मैं नदीम कुरैशी साहब को शामिल करना चाह रहा हूँ। नदीम भाई, ये बताएं, आपकी जमात ने IMF को खत लिखा और कर्ज को इंतखाबी नतायज के ऑडिट के साथ मशरूत कर दिया जाए। जवाब का सबको पता था, उन्होंने इनकार भी कर दिया। तो एहसास है कि गलती हो गई आपके साथ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं आपसे बड़ा एहतजाज करता हूँ कि आपने सदीकुल फारूक साहब की तबाह नासाजी के बावजूद उनसे मुशाहिद हुसैन साहब के बारे में राय तलब की। मुझे बड़ी हैरानी है कि सदीकुल फारूक साहब ने उनको तो बड़ी माकूल बात करने के हवाले से याद रखा। मैं भी सदीकुल फारूक साहब को बड़ी माकूल गुफ्तगू के हवाले से याद रखता हूँ, लेकिन आज जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है वो इनके अंदर की वो कदूरत है, इनके अंदर का वो तकलीफ है, इनके ज़हन पे छाया हुआ इक़्तिदार का वो नशा है जो ताज़ा ताज़ा इनकी जमात को मिला है, शायद इस बार भी इनके हिस्से में ना आए। तो मैं गुजारिश कर दूँ, इमरान खान साहब पर जितने मुकदमात हैं वो सियासी नहीं है, वो ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाने की ख्वाहिश है। ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है। तोशाखाना से इमरान खान साहब ने जो चीज़ ली, क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं थी? तोशाखाना समेत आपने तो पूरा मुल्क तोशाखाना समझ के लूट लिया भाई, पूछने वाला कोई अदालत ने तस्लीम नहीं किया ना सर। नदीम भाई, अदालत ने तस्लीम नहीं किया। हुजूर वाला ये अदालतें थी जिन्होंने किसी शख्स को सिलसिले माफिया और अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा था भाई। और अभी सदीकुल फारूक साहब फरमा रहे हैं कि जी कानून और आइन। भाई कौन सा कानून और आइन? आपने एक शख्स पे आर्टिकल 6 लगाया था, वो किस कानून के तहत चले गए थे? मौसूफ भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो बस इतनी ना बढ़ा तंगी दामान की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। अच्छा, मैं आपका गुजारिश कर दूं सलमान भाई, देखें, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन इदारों का एहतराम हम सब के लिए फ़र्ज़ है। ये जो बयानिया पिछले 20-22 महीनों में बनाया गया, बिलखुसूस PDM प्लस जब दुल्हन बनी, जॉइंटली इन्होंने वेंचर किया और पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बजरिया लोटाइज़म इन्होंने कब्जा किया, तो उसके बाद ये बयानिया इनके पास यही था, चूंकि पब्लिकली ये फेल हो गए थे, इनके पास एक ही टॉपिक था, ये किसी भी तरह पाकिस्तान के नौजवान को वर्गलाएं, पाकिस्तान के आम आदमी को उकसाएं, पाकिस्तान के इदारों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करें। ये बड़ी हद तक कुछ इशूज़ में कामयाब हो गए,
लेकिन अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में एक बात डाल दी, और ये अल्लाह ही डाल सकते हैं, इंसान के बस का रोग नहीं है, कि जो 46 साल से मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहे लोग, जो आज फिर एक बार फिर वो कहते हैं ना, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, कि नई दुल्हन जो है ना जी पुराने लिबास में, और पुरानी दुल्हन नए लिबास में, ये पीडीएम प्लस की सूरत में आज हमारे ऊपर फिर नाफिज हो गए हैं। सर आप क्यों नहीं दुल्हन बनते? आपके अंदर वो दुल्हन वाले सारे खसाइल खत्म हो गए क्या? मैं सुन तो ले मैं गुजारिश करूं तो पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान के नौजवान ने 8 फरवरी को इनके उस तमाम बयानियों को दफन कर दिया अपने वोट की ताकत से। अब इनके पास एक ही काम रह गया था कि ये उस वोट को बिल्डोज करें। ये जो कहा करते थे वोट को इज्जत दें, ये मेरे कान पक गए सुन सुन के जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये मेरे कान पक गए, मैं नौजवानी से बुजुर्ग होना शुरू हो गया हूं कि जी अवाम ताकत का सरचश्मा है। अब पूरी दुनिया ने देखा, और आप भी दिखा रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग तो बहुत हद तक मजबूर हैं, हुकूमतों के ताबे हैं। नदीम भाई मेरे सवाल का तो जवाब दे दे। आईएमएफ को खत लिखना गलती थी कि नहीं? सर आईएमएफ ने जब तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की, आईएमएफ का एग्रीमेंट है रियासत पाकिस्तान के साथ, और उस खत में किसी जगह यह नहीं कहा गया कि जी आप इस एग्रीमेंट को खत्म कर दें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की डूबती मईशत जो इन लोगों ने डुबोई है वो मजीद नुकसान में जाए। हम पाकिस्तान की सालिमत और इस्तेहकाम पर यकीन रखते हैं। उस खत में सिर्फ उन्हें इस बात का एहसास दिलाया गया कि उन्होंने जो मुलाकात की थी खान साहब से अडियाला जेल में, और जहां उन्होंने इस बात को इंश्योर किया था कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, उस फेयर एंड फ्री में ना फेयर है ना फ्री है, सिर्फ कुछ लोगों को फ्री कर दिया कि भाई आप आ जाएं, आप फॉर्म 45। हमने तो सुना था 1947 रिटर्न दिया होता ना, तो आज आप इस बात को करने के ना इस वक्त इस प्रोग्राम में अहल भी होते, मगर शायद उन्होंने जुबानी कहा था। मगर आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट ही ये नहीं है, हम मुआशी इस्लाहात के ऊपर बात कर सकते हैं, हम किसी मुल्क के दाखिली सियासी वाले मामलात के अंदर हम लोग अमल दखल नहीं कर सकते। हाँ, हमें खुशी होगी कि अगर ये जो सियासी मामलात हैं अगर ये खुश उसलूबी से हल हो जाए, तो इसका लोन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए हमने उसमें खुदा न खास्ता अगर यकीन करें लोन रोकने की कहा जाता तो शायद मैं भी उस बात को पे कायल ना होता, लेकिन सलमान जितना जुल्म, जितना जबर, जितनी ज्यादती इस इंतखाबात में इस पीडीएम की लीडरशिप को एक बार फिर इक़्तिदार देने के लिए की गई है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आप 10 दिसंबर से या 20 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी तक की सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो फरमाया करते थे कि पाकिस्तान की मईशत को डुबोने में सबसे बड़ा किरदार शहबाज शरीफ साहब की और इसाक डार साहब की। आज गवर्नर हाउस में तारीफें हो रही थी जी एक दूसरे की, और ऐसी जबरदस्त चल रही थी, और बड़े मुस्कुराहट के साथ शर्माते हुए एक दूसरे की, आप ना भी वोट मांगते तो वोट दे देते सदारती इंतखाब के हवाले से। इसलिए तो खान साहब ने कहा था आज से 20 साल पहले कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान की तारीख के सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे होंगे, ये पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जे के लिए, पाकिस्तान के आम आदमी का हक गस्ब करने के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के हुकूक दबाने के लिए। ये जो 5, 7, 10 घरानों ने एक ये म्यूजिक चेयर का खेल खेला हुआ है ना जी, कब अब तुम्हारी बारी है मेरी बारी है, ये कौम अब आश्कार हो गई है। मैं हसन भाई को भी शामिल कर लेता हूँ ना, मैं आप गुफ्तगू जरा खोलें। हसन भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी, आ रही है। हसन भाई जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जनाब कि वो नून लीग के लिए भी फेवरेट है, पीपल्स पार्टी के लिए भी फेवरेट है, और आप उनको सेनेटरशिप भी दे रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी वही है, अब वजारत दाखिला की भी खबरें हैं, क्या है उनके पास ऐसा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरे लिए तो वो हरगिज फेवरेट नहीं है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रेसिडेंट साहब से उनका जाती ताल्लुक जरूर है, और जहां तक उनको देने का ताल्लुक है तो पीसीबी का भी पीएमएलएन ने दिया है, और उनको अगर सेनेट की सीट मिलनी है तो वो भी पीएमएलएन ने देनी है। ठीक, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाना है तो उन्होंने ही बनाना है जी। अगर ये सवाल आप उनसे कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो मेरा कम से कम कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा मैं इस सवाल को चले दूं, आपका फेवरेट नहीं यानी आपकी पार्टी का भी फेवरेट नहीं है, सिर्फ जरदारी साहब के साथ उनके कोई पर्सनल अच्छे ताल्लुकात हैं। अब एक शायबा सा है, मैं जरा सवाल को खोल देता हूँ। वजीर खजाना भी टेक्नोक्रेट हैं जी, ठीक है, हालांकि जो सही मईशत के जो जिसे कहते हैं ना पोस्टर बॉय, वो इसाक डार साहब थे ना नून लीग के, मगर आप एक अदर टेक्नोक्रेट हैं, तो मोहसिन नकवी साहब भी एक अदद टेक्नोक्रेट की सीट पे आएंगे सेनेटरशिप पे, और फिर अगर उनको वजारत दाखिला भी मिल जाए
तो जब टेक्नोक्रेट नहीं, वजारत दाखिला भी चलानी है, खजाना भी चलानी है, तो ये गवर्नमेंट का ये सेमी टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं लग रहा? नहीं, आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप है। टेक्नोक्रेट्स आते रहते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोक्रेट सीट पे आए। अगर वो सेनेट के मेंबर जनरल सीट से बन जाए तो कोई भी बन सकता है। इसलिए ये कहना कि ये गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोक्रेट चलाएंगे, तो इस तरह मेरे ख्याल है नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ही जो होता है वो मैटर करता है, और अगर वो टेक्नोक्रेट नहीं है और बाकी सारी कैबिनेट में एक दो मेंबर अगर टेक्नोक्रेट्स भी हैं, तो इस तरह तो हम नहीं उसे कह सकते कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है। अच्छा, मैं ये सवाल सदीकुल फारूक साहब से भी कर लेता हूँ, मगर मैं अभी मुझे इसमें तिश्नगी है, जिस तरीके से आप जवाब हमेशा देते हैं ना, मुझे उसमें तिश्नगी है। पूरी नून लीग के पास इसहाक डार साहब के अलावा कोई वजीर खजाना नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं? मुल्क को नवाज दो पे वोट लिया उन्होंने, पूरी नून लीग के पास वजारत दाखिला के लिए वजीर कोई ऐसा बंदा नहीं, और निगरान सेटअप का वजीर आला पंजाब उसको लेके आ रहे हैं वजारत दाखिला के लिए। मैंने आप सवाल जरा सादा करके रख दिया आपके सामने, आपको बेहतर लग रहा है सर? मुझसे सवाल किया आपने? नहीं, मैं आ रहा हूं सदीक साहब, पहले मैंने जरा मुर्तजा साहब की बात लेनी है अभी, जरा प्लीज सर। देखिए, कोई ऐसी चीज अभी सामने नहीं आई। ये एक टीवी की खबर है कि वो सेनेटर बनेंगे और उसके बाद वो उनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री का। तो ये किस हद तक सही है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी मीडिया से है और वो एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, और शायद ये खबर चलाई गई हो। मुझे तो ऐसा हरगिज नहीं लगता कि नून लीग के पास ऐसा बंदा कोई नहीं है जो नहीं चला सकता। अगर उन्होंने इसी तरह लाकर किसी से चलवानी हो तो मशीर बनाकर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इंटीरियर के लिए मेरे ख्याल है बेस्ट होंगे उनके पास। अच्छा, उनसे मुतल्लिक है उनकी कोई सेहत इतनी बेहतर नहीं। मैं सदीकुल फारूक साहब के पास चले जाता हूँ। जी सदीकुल फारूक साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही हैं और इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि नून लीग मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर के तौर पर बाकायदा वोट करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, उनके उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद फिर वजारत दाखिला वाली पोस्ट भी होगी, चेयरमैन पीसीबी वाला भी मामला चलेगा। ये थोड़ी हैरानकुन बात नहीं है? नून लीग के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी? देखिए, पहली बात तो ये है, आप खुद बता रहे हैं कि ये खबरें हैं। जी सर। ये कोई मुसद्दिका खबर या फैसला नहीं है। ठीक। तो हकीकत भी यही है कि जब तक फैसला हो ना जाए, इस हवाले से हमारी मरकज़ी क़यादत की तरफ से या पार्टी की तरफ से बाकायदा बयान जारी ना कर दिया जाए, इन चीज़ों पर तबसरा करना दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, वजीर ख़जाना पे बता दें वो टेक्नोक्रेट क्यों है? नून लीग के पास कोई वजीर ख़जाना क्यों नहीं? देखिए, वज़ीर ख़जाना हमारे पास मौजूद थे, हैं भी, लेकिन अगर उनसे कोई और काम लिया जाना मकसूद है और टेक्नोक्रेट से अगर हम काम लेना चाहते हैं तो दो चार टेक्नोक्रेट जो हैं, वैसे टेक्नोक्रेट्स की सीटें भी होती हैं, तो टेक्नोक्रेट से काम लेना कोई मायूब नहीं है। अच्छा। ऊपर सियासी पार्टी जो है उसकी क़यादत सियासी और उसकी अप्रोच पूरे मुल्क के लिए एक सियासी अप्रोच होनी चाहिए। तो उस क़यादत जो है वो मुख्तलिफ़ पुर्ज़े लेके उनसे नतीजा हासिल करना जाए, उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है कि मुल्क कौम को एट द एंड अच्छा नतीजा मिले। ठीक है। अच्छा, वैसे अभी सुनने वाले देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। माजी में जब ये गुज़िश्ता हुकूमतें करती थी, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब में थी, जब करती थी और टेक्नोक्रेट्स को लाया जाता था तो कहा जाता था कि पूरी टीम के पास कोई वज़ीर ख़जाना नहीं है। और आज वही मुस्लिम लीग नून और सदीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि अगर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बेसिकली विजन होता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसका। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद को आगे बढ़ाते हैं। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ सर। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, आपको भी ये गुमान महसूस होता है कि निगरान सेटअप के जो अच्छे और तगड़े लोग थे, मैं ये जवाब दे रहा था। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक जवाब देने दें। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। मैं सर अभी आ रहा हूँ सदीकुल फारूक साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
नदीम कुरैशी साहब, आपको ये गुमान महसूस होता है कि निगरान सेटअप के जो ताकतवर लोग थे उनको अब मौजूदा जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसके अंदर उनको बाकायदा खपाया जा रहा है और उनको शायद उनकी नौकरी का एजाज़ दिया जा रहा है? मैं सरफराज बुगटी साहब, क्योंकि हवाई बात नहीं है, सरफराज बुगटी साहब की मिसाल दे देते हैं, मोहसिन नकवी साहब का चेयरमैन पीसीबी होना देख लेते हैं। अब उनका हवाले से वजारत दाखिला और सेनेटरशिप की जो खबर चल रही है वो तीसरा अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार मेरा ख्याल है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का रह गया है। बाकी सेक्रेटरीज की तो पोजीशन हमें और आपको समझ आ रही है। आप लोगों की भी रिजर्वेशन है इस हवाले से कि आप कहते हैं कि नहीं यही बेहतर था जो हो रहा है? हुजूर वाला, हमारी तो इस पूरे सिस्टम पे ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये जो सारा माहौल क्रिएट किया गया है कि वोटर को और वोट को सिर्फ एक सेरेमोनियल हैसियत दी गई है कि इलेक्शन करवाया गया अरबा रुपए खर्च करके। बल्कि मैं तो समझता हूं ये बड़ी एक अजीब गरीब प्रैक्टिस रही है जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात है। अगर फैसला ये कर लिया जाता कि इन तमाम लोगों को उसी तरह से नामजद कर दिया जाता जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब या उनके दीगर रुफ़का यहाँ नामजद रहे और यहाँ वो बगैर किसी आइन के, बगैर किसी कायदे कानून के, बगैर किसी दस्तूरी इजाजत के यहाँ वो हुक्मरान रहे। आप लाहौर शहर पर देखें, जितने उन्होंने इनॉग्रेशन किए हैं उन्होंने कहीं अपने आप को निगरान वजीर आला नहीं लिखा। वो जाती हैसियत में अच्छे इंसान होंगे, लेकिन बतौर एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के उन्होंने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से अपने आप को उन्होंने अपनी प्रमोशन की और अपने जाती प्रमोशन पे उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल में उनका रोल कोई नहीं होगा। और दूसरा जो ये मौजूदा हुक्मरान है, ये इनकी भी जो कैपेसिटी है या इनके हाथ में जितनी पावर्स है, ये उसका सबसे बड़ा इजहार है। ये कितनी पावर रखते हैं और ये अवामी मैंडेट नहीं है। जब ड्राइंग रूम्स में बैठ के फैसले होंगे और जब इक़्तिदार की बंदरबांट इस तरह से होगी कि फलां चीज तुम्हारी है, फलां चीज मेरी है, ये तो उन हालात में आपको इतनी रिजर्वेशन है नदीम भाई, अगर आपको इतनी रिजर्वेशन है तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जो कमीशन है उसकी ऑफर हुई है, तो आपकी जमात क्यों नहीं आगे बढ़ती उसमें? ये तमाम चीजें तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर ही होंगी ना सर। देखिए, नियतें साफ होना एक आम कॉमन मैन के इशू से लेकर एक पंचायत या जो हमारी रिवायात है यहाँ मशरकी, वहां जब दो ग्रोहों में सुलह की जाती है या सुलह करने की कोशिश की जाती है, पहले नियतें साफ की जाती हैं। आज आप देखें कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बावजूद हाई कोर्ट ने स्पेशल सीट्स पर नोटिफिकेशन के बाद स्पीकर को पाबंद किया कि आपने ओथ नहीं लेना। दोनों हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को साइड करके तो खुली तौहीन अदालत की गई और लोगों से आज ओथ करवा दिया गया। इतनी जल्दी है जिन लोगों को इख्तिदार में आने की कि बिलावल साहब जो आज से 1.5 माह पहले हमें सब कौम को ये भाषण दिया करते थे कि सारे मसाइल की जड़ शहबाज शरीफ साहब की जाती कारकर्दगी है और उनकी टीम सिलेक्शन है, और वो तो कभी नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में एतमाद हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बारहा कहा, इसकी एक लीगैलिटी है ना, इसकी एक लीगैलिटी है ना नदीम भाई। मैं इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, हमारे बड़े भाई हैं। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब, ये कहा जा रहा है कि जो सदारती इंतखाबात है उसके हवाले से इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, और फिर पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला, सिंध हाई कोर्ट का स्टे, ये सब चीज़ें थी। लेकिन स्पीकर साहब का ये इस्तबदाल है कि मुझे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि जो मामलात है ना वो उसी सूबे तक होते हैं जिस सूबे की कोर्ट हो, मरकज़ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा ही है? क्या किसी किस्म की आपको लगता है कि कानून शिकनी हुई है, तौहीन अदालत हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या असम्बली की तरफ से? देखें, इलेक्टोरल कॉलेज का मुकम्मल होना जरूरी नहीं है किसी भी इलेक्शन के लिए। ठीक, जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था तो तब भी बहुत सारी रिजर्व सीटें थी जो भी पुर नहीं हुई थी, तो लिहाजा आइन में लिखा हुआ है वहां पे कि जो मेजॉरिटी लेगा वो वजीर आजम बनेगा, जो मेजॉरिटी लेगा वो सदर बनेगा। तो आइन की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मेजॉरिटी है तो बाद में जो रिजल्ट है वो आते रहेंगे, वो आ भी जाएं तो वो फिर भी मेजॉरिटी से नहीं बढ़ सकते। तो ये जो प्रोसेस है प्राइम मिनिस्टर बनने का, सदर बनने का, ये रुक नहीं सकता, कतन नहीं रुक सकता। और बाद में अगर सारी सीटें भी उनके मुखालिफ भी ले जाएं तो वो मेजॉरिटी से कम होंगे। तो ये सिंपल इसका जवाब है, इससे ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, ये तो अचकजई साहब का उस खत का जवाब आपने दे दिया ना। पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं मुबैना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उनके लोगों को वोट का हक नहीं होना चाहिए या वो हलफ बर्दारी उनसे ना ली जाए। क्या उसके बावजूद आज हलफ बर्दारी हुई मरकज के अंदर, इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में होगा?
नहीं, अदालत की कोई हैसियत नहीं है इन मामलात में, तो इन्हीं अदालत कैसे लगेगा। देखें, इलेक्शन कमीशन ने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए तो स्पीकर ने उसके मुताबिक उन लोगों को एक्सेप्ट करना है, और स्पीकर ने किसी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से किसी से डिक्टेशन नहीं लेनी। स्पीकर की पोजीशन अपनी बहुत बड़ी है। स्पीकर वो शख्स है जो कि पाकिस्तान का सदर बनता है, जबकि चेयरमैन सेनेट नहीं होते। हाई कोर्ट के जज की तो कोई वक्त ही उनके सामने कोई पोजीशन ही नहीं है। हाई कोर्ट का जज तो क्यों जज जो है वो तो अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी देखें तो बहुत नीचे आता है। और ये जो मामलात हैं कौमी असेंबली के, क्या वो स्पीकर जो है हर वक्त जाके हाई कोर्ट के प्यूनी जजों से पूछेगा? यदि स्पीकर को आप इतना समझ रहे हैं कि स्पीकर को आइन की समझ नहीं है, कानून की समझ नहीं है, या स्पीकर कुछ समझने से कासिर है, तो इस तरह की सोच जो कुछ जजों में आ गई है, उनको भी चाहिए कि इस चीज को अपनी जो रिकंसिडर करें अपने इस तरह के फैसलों को, क्योंकि वो जब तक पार्लियामान की तकरीम नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन के मामलात में इसी तरह आते रहेंगे, तो उससे मैं समझता हूं कि अदलिया की साख जो है वो भी कमजोर होती है। इससे ठीक है, अदलिया की साख को भी जरूरी है कि उठाया जाए। अच्छा, अवामी सवाल है, तो एक्ट ऑफ स्पीकर जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, आपके कहने का मतलब ये है? एक्ट ऑफ स्पीकर, स्पीकर इज अबव एनी जज। वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अगर स्पीकर कोई चीज करते हैं तो ये एक तरीका बन गया था पीछे। मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने कोशिश की थी, जब फहमीदा मिर्जा जो स्पीकर थी उनको नोटिस कर दिया था। मैं अटॉर्नी जनरल था, मैंने उनको कहा कि आपका एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है वो नोटिस कर रहा है कौमी असेंबली के स्पीकर को, वो तो उनकी पोजीशन तो आपसे भी ऊपर है, तो आपको कैसा लगेगा अगर के वहां पे डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का आपको बुला ले? तो उन्होंने मेरे आर्गुमेंट को डिफीट करने के लिए कहा कि अगर वो मुझे बुलाएंगी, थ्रू डिप्टी सेक्रेटरी भी बुलाएंगी, तो मैं जाऊंगा। उन्होंने ये उस वक्त जवाब दिया था। अब आप खुद ही देख लें कि क्या चीफ जस्टिस जो है उनका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो स्पीकर को बुलाएगा, और डिप्टी सेक्रेटरी जो कौमी असेंबली के हैं वो चीफ जस्टिस को बुलाएंगे? कभी दुनिया में ऐसा होता है? ठीक है सर, फिर कासिम सूरी साहब वाला जो अदम एतमाद वाला मामला था वो कैसे चैलेंज हुआ? वो भी सही था कि वो भी गलत था? देखें, कासिम सूरी जो है ना, वो तो एक माइनॉरिटी में था उस वक्त। उसने एक प्रोसेस को रोका। प्रोसेस आइन में दिया हुआ है कि वोटिंग जो है वो रुक नहीं सकती किसी सूरत भी नो कॉन्फिडेंस पे। नो कॉन्फिडेंस पे चूंकि वोटिंग को रोका था, इसलिए जो मेजॉरिटी कौमी असेंबली की थी उस वक्त कौमी असेंबली के खिलाफ नहीं जा रहा था। वो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने और कौमी असेंबली ने यकजहती शो करते हुए जिन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटी में चले गए थे उनकी माइनॉरिटी को डिफीट किया था। ये जो ख्याल है ना कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं की थी, बल्कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को सही तरफ लेके गए थे, और जिधर मेजॉरिटी थी कौमी असेंबली की उस तरफ अदालत गई थी। अदालत तईद कर रही थी कौमी असेंबली की, ना कि अदालत एक माइनॉरिटी की तईद कर रही थी जो वहां बैठे हुए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपकी वक्त हमें दिया। सदीक अल फारूक साहब, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आपसे सवाल थ्रो करता हूं आपसे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, जब आपने वज़ारत वज़ीर ख़जाना के हवाले से कहा तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि PTI ने असद उमर साहब को अपना वज़ीर ख़जाना पहले बनाया, वो नाकाम हुए तो फिर दूसरा वज़ीर ख़जाना, वो नाकाम हुए तो तीसरा, वो नाकाम हुए तो चौथा। इसलिए हमने तनकीद की कि इनके पास वो वज़ारत ख़जाना के लिए कोई एक दो होते हैं, ये तो 4 लोग लेके आए हैं पौने 4 साल में इन्होंने, यानी इनके पास कुछ नहीं है। तो वो हमारी तनकीद जायज़ थी, गलत नहीं थी। अभी अब मेरे भाई ने जितनी बातें की हैं, दलील कोई नहीं दी, दलील कोई नहीं दी, बातें की हैं नदीम कुरैशी साहब ने। अब मिसाल के तौर पर IMF ने इनके ख़त का जो जवाब दिया है, जो इन्होंने IMF को लिखा, क्या ये IMF को इस तरह से लिखा जा सकता है? क्या इन्हें खुद अक़ल नहीं है कि IMF जो एक गैर मुल्की इदारा है, मालियाती इदारा है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन, एक इख्तियारात का की हदूद हैं। उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के
चले हम इंतखाबात की आगे बढ़ इंक्वायरी जाते हैं ना, हम सदीकुल फारूक उन्होंने साहब जवाब क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। चीजें ना हम देख रहे हैं हुकूमत भी कुछ फरमाइए। ग्रे एरियाज के अंदर रखती है ना चीजें, कुछ वो भी क्लियर नहीं करती। मुसद्दिक मलिक साहब का ये कहना है कि इसाक डार साहब बीमार हैं इसलिए वो वजारत खजाना नहीं संभाल सकते। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर उनको वजारत खारजा देने पर क्यों गौर हो रहा है? क्या वो बीमारों की जमात है? वो बीमारों की आप कह लें मैं वजारत ये है? समझता हूँ आपने अच्छा जुमला कसा है। ये वजारत ख़जाना नहीं चला सकते, तबीयत ख़राब है। बाज़ लोग मेरे दोस्त भाई, उनसे अगर जवाब नहीं बन पड़ता तो इस तरह के जुमले गाड़ लेते हैं, बातें बना लेते हैं। जिस तरह नदीम कुरैशी साहब मुसलसल बातें बना रहे हैं, उन्होंने भी एक बात बना दी। ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इसाक डार साहब वाकई फिट है ना आपने सर? ठीक कहा। इसाक डार अगर साहब फिट है ना वजारत सर? खजाना के लिए बीमार है तो वजारत खारजा के लिए ठीक है। आपने ठीक कहा। क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ ताल्लुकात कोई बीमार आदमी का काम तो नहीं है ना सही, तो बड़ा होशमंद आदमी का काम है। मैंने कहा इसलिए सवाल कर दूं आपके नहीं, सामने। मैंने कहा आपने ठीक कहा। आपने जो एतराज़ उठाया वो दुरुस्त है। उन्होंने बात जो है वो सही नहीं की। अच्छा सर, इतने दिन क्यों हो गए अभी तक काबीना क्यों नहीं बना सकी नून लीग? क्या मसला क्या है? बस काबीना इस वक्त काफ़ी सोच समझ के, तो ये 10 या 11 को काबीना आ जाएगी सामने। अच्छा 10, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, ज़्यादा देर की बात नहीं। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, मुझे ज़रा आप भी थोड़ा सा बता दें, आप लोगों का मामला क्या है जनाब? बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है जी वजारतों पर पैसे चलते हैं जी सूबे के अंदर, और रिश्तेदारों को नवाजा गया है। आपकी जमात इस पर कोई इंक्वायरी करेगी? अच्छा, उससे पहले मैं सदीकुल फारूक साहब से गुजारिश करूंगा, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार भी करता हूं, हालांकि ये हमसे प्यार नहीं करते। आप ये देखिए, इन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब का गुस्सा भी मुझ पे उतार दिया। इनकी ख्वाहिश ये रही है 2.5 साल में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तक ना आया जाए। ठीक है जी, और इनके ज़हन पर तहरीक इंसाफ ऐसे सवार हुई है जिसका ना कोई हिसाब है, ना कोई उसकी कैलकुलेशन हो सकती। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं अवाम अब सारे इस खेल तमाशे से वाकिफ हो चुकी है। ठीक है नदीम भाई, मैंने जल्दी से क्विकली मुझे आंसर कर देना, मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। मुझे प्लीज मुझे ये बता दें, चोरी के इल्जामात लग रहे हैं, पैसे देके वजारतें, 1 साल का इतना रेट है, 2 साल का इतना रेट है, इस तरह की चीजें झगड़ा साहब की तरफ से बातें चल रही हैं। सलमान भाई, करोड़ों वोट चोरी हो गए यार, करोड़ों वोट चोरी हो गए हैं, पूरे के पूरे बैलेट बॉक्सेस चोरी हो गए हैं, सारे के सारे फॉर्म 45 बदल दिए गए हैं, सारी की सारी असेंबलियां फॉर्म 47 पे बन गई हैं। आप उस बात को छोड़ के एक गैर मुसद्दिक का बात पर आप बहस कर रहे हैं। चले, आपने मतलब इतना बड़ा जुल्म इस मुल्क में हुआ है, वो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। नहीं, हमने कैसे रोज उसी पे बात करते हैं सर? 15,000 हुजूर 15,000 वोट लेने वाला 1.5 लाख वोट लेकर मेंबर असेंबली बन गया है कराची से, और 1.5 लाख वोट वाला वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, प्रेस क्लब में बैठ के। आप उसको इग्नोर करके नदीम भाई साबित कर देना। अच्छा मुझे ये बता दें, आपने जो शोर करना था कर दिया। अभी इरफान कादिर साहब ने भी बता दिया कि आप लोगों के वोट का स्टेटस क्या होगा, कल करना क्या है आप लोगों ने। आसिफ अली जरदारी साहब तो आपके सामने, बल्कि आपकी नाक के नीचे से सदर मुमलिकत बन जाएंगे और रिकॉर्ड हो जाएगा जी, दूसरी बार एक शख्स सदर बनने जा रहा है। कल का क्या प्लान है, आप लोगों ने क्या बनाया है? एक तो इरफान कादिर साहब जो है ना जी, ये जो शाह के कसीदा गो होते हैं, उन्होंने कानून को मोम की नाक समझा हुआ है। वो समझते हैं इस नाक को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर देंगे। जो सूरी साहब ने रूलिंग दी थी वो नल एंड वाइड हो गई, और जो अब स्पीकर साहब हैं वो उनके सामने हाई कोर्ट के जजेस की कोई हैसियत नहीं है। हो चुका है। लेकिन ना मैं गुजारिश कर दूं आपसे, कमीशन ने मुकम्मल कर दिया है। हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है। हम हर जगह पर आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, दस्तूर के मुताबिक जमहूरी मुकाबला करेंगे इन सारी ताकतों का, और हम पूरी कौम को बताने में ये कामयाब हो चुके हैं। और मजीद जो रहता है चैप्टर वो भी ओपन हो जाएगा। नॉमिनेशन पेपर उसने फाइल किए। मेरे 2 जुमले सुन लें नदीम कुरैशी जी सदीकुल फारूक साहब बता दें। आपके कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, आपका कैंडिडेट सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया, और उसमें फाइनली अब कल पोलिंग होनी है, सारा प्रोसेस, और उसमें आपका कैंडिडेट शामिल रहा। ज्यादा से ज्यादा सदीकुल फारूक साहब, अब बहुत सी जगहों पे शरारतें आप लोग की तरफ से भी जारी है। 3 बजे का इजलास सुबह बुला लिया कि नए चीफ जस्टिस साहब आके कुछ स्टे ना दे दे, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना।
हर तरफ से सर उनको भी पूरा हक है। बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ है, नदीम कुरैशी साहब, सदीकुल फारूक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ना ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खातून चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या सिर्फ खातून भी हो ना, सिर्फ खातून भी हो, किसी रिश्ते के साथ अटैच ना भी करें तो उसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। और चाहे KPK की असम्बली की वो खातून हो, चाहे बिलावल साहब की बहनें हों या उनकी फुप्पों, ख़ुद मरियम नवाज़ हों या इमरान खान साहब की बहनें हों, सब किसी न किसी रिश्ते में हैं खातून, इनका एहतराम करना चाहिए। और किसी को अगर वैसे ही आपने बहन कह दिया ना तो उसका पैरा दें, ज़्यादा मुनासिब है। और किसी को नहीं भी कहा तब भी पैरा दें, ये है खातून का एहतराम। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।